शादी के बाद क्या हुआ, क्या इश्यू शुरू हो गए? शी वेंट फॉर डिलीवरी, उसके बाद वापस आई नहीं। मेरे केस में आरोप बहुत गंभीर थे। किस तरह के एलिगेशन डाले जाते हैं, एक्सट्रीम दहेज लिया बोल के। शी क्लियरली मेंशन दैट आई रेप्ड हर। आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड। इम्पोर्टेंट है। 2 साल के बाद मैंने अपने बेटे को टीवी में देखा था। जब भी आप उसे मिलने की कोशिश करते थे आपके ऊपर एक और केस डाल देते थे। तो देन आई हैव 2 चॉइस, either to commit suicide or withdraw from the suicide। माँ 9 महीने पेट में रखती है, बट बाप जो होता है ना, जिंदगी भर अपने कंधों पे लेके चलता है, बच्चे को लेके चलता है। That's judicial। The judge इतना insensitive है, biased in favor of women। मतलब मेंटेनेंस आपको देना है irrespective of जॉब। अगर हस्बैंड जॉब नहीं करता हो, Big borrow still you have to give। बच्चा क्या क्यों किस रहा है? हर एक फादर का, नॉट ओनली मी, हर एक फादर का वो एक वीकनेस होता है। बच्चा इज अ वीकनेस। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू कन्वर्ट दैट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। हमारे आज के मेहमान से बात करके मुझे लगा कि इस देश में कोई एक अतुल सुभाष नहीं है। जाने कितने पति हैं, जाने कितने बाप हैं, हजारों लाखों। किसी ने चैन गंवाया, किसी ने सुकून, तो किसी ने अपनी जान। ज़रा सोचिए, एक लड़का है, उसकी शादी होती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद वो लड़के से मर्द बन जाता है, फिर मर्द से बाप बन जाता है कुछ महीने में। कुछ महीने और गुजरते हैं, फिर बाप से क्रिमिनल बाप बन जाता है। क्रिमिनल बाप से लाचार बाप, मजबूर बाप। मतलब शादी में कुछ वाइफ के साथ पंगे हो जाते हैं, बट कीमत सिर्फ उस बाप को चुकानी पड़ती है। गलती चाहे किसी की भी हो, भारी कीमत, ऐसी कीमत जो दुनिया का कोई बाप चुका नहीं सकता कभी भी। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, कुपुत्र जाए तो भवते कचिदपि कुमाता न भवती। इसका मतलब होता है कि मतलब पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। मतलब माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। सच है क्या? काश हमने मर्दों के बारे में बात की होती। काश हमें हज़ारों लाखों बापों के आंसू दिखे होते। इन फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, इन चक्करों में शायद हमने बात नहीं की। अगर बात की होती तो आज शायद अतुल सुभाष जिंदा होते, ऐसे हज़ारों लाखों अतुल सुभाष जिंदा होते। जो मर के भी बता ना सका अपनी बेगुनाही का सबब, उससे पूछते हो खामोश रहने की वजह क्या है। जो तेरी मेरी कहानी में हमारे आज की कहानी है रुक्माचारी के बारे में, जो बहुत प्रोमिनेंट मेंस राइट एक्टिविस्ट रह चुके हैं। कई साल उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है पुरुषों के खिलाफ होने वाले जो कानून का दुरुपयोग होता है उसके लिए। और जो एक बाप है, ऐसा बाप जो शायद सिस्टम से, समाज से तो जीत गया पर खुद से हार गया, या जीत गया। तो आप देखिए, पूरा पॉडकास्ट देखिए और शुरू करते हैं। आपकी स्टोरी पे चलता है। शादी आपकी कब हुई थी? 2007 में। शादी के बाद क्या हुआ, क्या इश्यू शुरू हो गए? एक्सटर्नल पार्टीज, जो मेरे मदर इन लॉ जो है, शी हैड अ वेरी बैड मैरिज। आपकी मदर इन लॉ की बैड मैरिज हुआ था, उसका चेल मैरिज हुआ था प्रेफरेबली, एंड शी वाज नॉट हैप्पी विथ हर मैरिज। ओके। सो मुझे बाद में ये पता चला कि इनहेरेंटली शी हेट्स मेन। ओ, वो अपनी घरेलू में भी अपनी मेरे फादर इन लॉ को भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे। मेरे ऊपर 2 बार हुए थे केसेस, 498 2 बार हुए थे। पहली बार मेरे ब्रदर इन लॉ ने फाइल किया था, और उसने एक्चुअली लिटरली मुझे थ्रेटन किया था। ही वाज आल्सो इनटू लिटिल बिट जर्नलिज्म। तो ही एक्चुअली हिडन कैमरा लेके, ही फाइल्ड अ केस। पुलिस स्टेशन के बाहर मेरा वीडियो लिया था। ही फॉलोड मी एंड माय फैमिली बिहाइंड व्हाइल वी वर गोइंग बैक टू होम, एंड ही थ्रेटेंड मी दैट आई विल गो टू द मीडिया एंड हाईलाइट यू दैट यू आर अ बैड हस्बैंड, वाइफ बीटर बोल के। सो ही डिमांडेड अ सेटलमेंट अमाउंट। आपका साला? हाँ, तो मैंने मना कर दिया। एंड आई सेड आई एम रेडी फॉर द केसेस। सो ऑब्वियसली ऐसे ही एक चैनल ने बेसिस से आपके ऊपर पहले देरी हुआ था, ये आपके बच्चे होने के पहले की बात है, बाद की बात है? बात की ओके, तो बच्चा हो चुका था। हो चुका। क्या लड़का? माय सन वाज 6 months old। लड़का, हाँ, ओके। 6 महीने हाँ, का। एंड आई वाज इंसिस्टिंग टू कम बैक एंड जॉइन मी। और आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे उस टाइम पे? हाँ, वो शी वेंट फॉर डिलीवरी। अच्छा, वो अपने मायके चले गए डिलीवरी के लिए। ठीक है। उसके बाद वापस आई नहीं। तो बच्चा उसके मायके में हुआ, तो 6 महीने तक क्या आप मिले थे अपने बच्चे से? हाँ, वेरी रेगुलरली ऑफन आई यूज्ड टू गो एंड मीट, एंड आई वाज शिफ्टेड टू बैंगलोर, ओके। क्योंकि आई वाज वर्क इन एन एमएनसी कंपनी। सो बिकॉज ऑफ क्लाइंट लोकेशन आई हैव टू रिलोकेट बैक टू फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर। सो और आई आपकी सेड वाइफ कहाँ पे थी? हैदराबाद। वाइफ या एक्स वाइफ? एक्स वाई, अभी नाउ इट्स डाइवोर्स। ओके, I was एक्स okay। वाइफ बोल सकता हूँ, तो एक्स वाइफ। ओके। और फिर 6 महीने तक आप बच्चे से मिले। 6 मंथ्स के बाद 498 ए डीवीसी।
डीवी अच्छा I insisted to come and join me in Bangalore. लेकिन she doesn't want to join in Bangalore. She insists that I should come back to Hyderabad. But 6 months का बेटा है. I have some responsibilities उसके future के लिए. तो job is very important. IT industry is very volatile. Job security is very volatile. Initially उसने accept किया था, हाँ चलेंगे, मैं आ रहा हूँ बोल के. Later on बैंगलोर में आजकल बैचलर्स को बहुत मुश्किल से घर मिलता है घर मिलता है. तो आई वांटेड टू गिव उनको ने वेरी गुड फैमिली हाउस ओनर्स, सो दे आर इंसिस्टिंग आप हमको बैचलर्स को नहीं दे सकते. मैंने अपनी वाइफ से बात करवाया, उसका नंबर डिटेल पूरा दिया, हम आ रहे हैं. देन शी ओनली वी गॉट दी. बाद में मुझे पता चला कि माय वाइफ एंड माय मदर इन लॉ कॉल्ड माय हाउस ओनर्स. ओ ही इज नॉट अ गुड गाय, you ask him to vacate the house. Then I was surprised. You said that you will come and join. तो मैंने एक बार नहीं 2 बार हैदराबाद गया था with train tickets, return journey with my family. But 2 बार उसने मना कर दिया. Then she demanded that I should relocate back to Hyderabad. मैंने बोला मुझसे नहीं हो सकता है, मुझे career is important. तो then she went to my sister-in-law and my brother's house and she abused them. And physically she abused. Then my sister-in-law went ahead and filed a local complaint at the local police station. But they didn't do anything, non-cognizable complaint, because I requested my sister-in-law not to go ahead and file a criminal case. Okay. But this has to be recorded. And so उसने बोला कि अब मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट तो हो गया, तो नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट बोल के एक सेक्शन है, तो उसके हिसाब से केस डायरी वगैरह हो गया. सो उसके बाद मैं हैदराबाद आके मैंने रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल किया कि यू कम एंड जॉइन मी. तो वो आप बेसिकली वाइफ को अपने पास बुलाने के लिए अपने आप रेस्ट्रिक्शन ऑफ फाइल किया. कॉन्जुगल ये तब तक आपका बच्चा कितने महीने का था? 8 months. 8 मंथ्स का होगा. मुझे याद है क्योंकि टू काउंटर माय आरसीआर शी फाइल्ड अ डोमेस्टिक वायलेंस केस. मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे आने वाला था. ओके 1 साल का हो चुका था. हाँ. अभी मुझे ये बताइए कि जो पहला केस फाइल हुआ, जैसे आपने आरसीआर फाइल किया, बेसिकली आपकी तरफ से आरसीआर पहला इनिशिएशन था, तब क्या आप बच्चे से मिल पा रहे थे? नहीं. अच्छा, बच्चे से मिलना बंद हो गया था. आखिरी बार बच्चे से कब मिले आप? अभी रिसेंटली नहीं मतलब उस टाइम पे जो उस time- शुरू हुआ था तो या 6 months था, तब लास्ट टाइम. बिकॉज मेरे फादर ने बोला था 6 months के बाद आप पोते को और मेरे बच्चे को लेके जा सकते हो. तो 6 months के बाद मैं 2 बार गया था हैदराबाद, बैंगलोर से हैदराबाद 2 बार गया था. 2 बार उसने मना कर दिया. मिले नहीं आप? मिला, बट माय मदर इन लॉ अब्यूज्ड मी. ओके, सो इट वाज़न्ट पीसफुल. नो, इट्स नॉट पीसफुल. एंड देन फिर ये आपने आरसीआर फाइल किया, थिंकिंग कि आरसीआर फाइल करने के बाद शायद कोर्ट अलाउ करे, अपनी वाइफ आपकी वापस आए, लेकिन उसने उसको काउंटर किया कि आई कैन नॉट कम बैक टू हिम बिकॉज ही इज डोमेस्टिकली वायलेंट टू मी. हाँ, डोमेस्टिक नहीं. डीवी का फेल केस तो वही होता है ना. हाँ. एक्चुअली मेरे काउंसलिंग के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे डीवीसी केसेस देखे हैं, और मैं कभी-कभी मैं सजेस्ट करता हूँ टू कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज़ इतने गंभीर नहीं होते थे बट लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मेरे केस में आरोप बहुत गंभीर थे. तब मेरा लाइफ का बहुत बड़ा शॉक मिला. एक था कि मैं दहेज लिया बोल के, तो बेसिकली मैंने क्लियरली बोल दिया कि मेरी शादी में पैसे का लेन-देन नहीं होगा. तो ये मेरा कंडीशन था. कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा, नो डाउरी. फिर भी आपको डाउरी का डाल दिया. कभी-कभी सोचता हूँ ये बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बट फिर भी बता देता हूँ कि किस तरह के एलिगेशन डाले जाते हैं एक्सट्रीम. 10 दिन का गैप था एंगेजमेंट और शादी का. कंप्लेंट में वो बोलती है कि एंगेजमेंट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी, लेकिन एंगेजमेंट के बाद और ये जो 15 दिन का गैप था, बीच में ही केम टू माय हिज हाउस. दैट्स व्हाट हर एलिगेशन इज, एंड आई physically abused her, tried to commit sexual act. She clearly mentioned that I raped her. Oh. And then she alleged that 10 लाख का डॉरी दिया तो हम शादी के लिए मैं रेडी आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा. दैट वाज एलिगेशन. सो दैट एलिगेशन. हाँ. सो ये मुझे एकदम का शॉक में था. So that was when I feel like committing suicide.
ये क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था कि मैं बिना दहेज के शादी किया, तो मेरे दोस्त लोगों ने मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो ऐसे पूरा महान बन रहे हो, ये बन रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ साउथ इंडिया में कुछ फैमिलीज में डाउरी is common. It's not that big issue because rich families, no, it's very common. It's like more than like a giving gifts to daughters. तो मैंने मना कर दिया, तो they used to make fun of me, ऐसा तू बड़ा महात्मा बन रहा है ऐसे बोल के। They never appreciated it. तो ना भी मैं सोचता हूँ कि वो सही थे, क्या मैं गलत था कि इवन दो मैंने दहेज नहीं लिया, फिर भी मेरे ऊपर इतने गंभीर आरोप, इमोशनली टूट गए थे आप। टूट गया था मैं। ऐसे लगा था कि पाँव के तले जमीन खिंच गया। तो मैं थोड़ा शॉक में था। मैं आई हैड अप्रोच्ड माय रिलेटिव्स, मैंने भाई बहन दीदी, मैं 2 दीदी हैं, तो उनको अप्रोच किया, तो उन लोगों ने भी तुम जल्दी से सेटल कर दो, डोंट गो फॉर दिस केसेस। मेरी दीदी भी केस में अक्यूज्ड है, सो दे वर वेरी अफ्रेड, हम कोर्ट नहीं आएंगे, तुम कैसे भी अपने वाइफ से सेटल कर दो। मैंने बोला अगर मैं सेटल कर दूंगा, इसका मतलब ये होगा कि एलिगेशन सही है, बट ये सही नहीं है, ये गलत है। जैसे आपने लड़ने का सोचा, जो मेरा एक ही मकसद था कि इतना बड़े संगीन आरोप जिंदगी भर में सर्वाइव जी नहीं सकता। स्पॉट ऑन योर, हाँ, नहीं ऐसे। और दूसरा ये है कि वो क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे थायराइड है, तो वो बोलती है कि इसको थायराइड है, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बच्चा कैसे पैदा हो गया? यार लव जी के भाई, अब बायोलॉजिकल फादर आप ही हैं, बच्चा पैदा हुआ फिर भी इम्पोर्टेंट का दिस इज। सो ओके, नाउ अगेन कमिंग बैक टू योर चाइल्ड। तो अभी आपका ये सारे केसेस हो गया, उसने डीवी फाइल कर दिया, सीरियस एलिगेशंस आप पे लगा दिया। नाउ आपका उस टाइम पे इमोशनल स्टेट क्या था? पहला तो बच्चे को आप नहीं दिख पा रहे थे, वो मिलने से रोक रही थी। दूसरा आपके ऊपर सीरियस एलिगेशंस था। अभी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि यू वांटेड टू कमिट सुसाइड। मैं बहुत टूट गया था, तो एक बार फ़ोन किया था मैं अपने वाइफ को, मैंने रो रहा था। मैं बोला था कि ये क्या कर रहे हो? मेरे लाइफ में मेरे मम्मा-पापा नहीं है। माय मॉम एंड डैड एक्सपायर्ड इवन बिफोर माय मैरिज। अभी मेरे लाइफ में कौन है? यू एंड माय सन, और मैं अकेला यहाँ पे हूँ, और व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन, लेट्स हैव अ गुड लाइफ। सब भूल करके हाँ। अच्छी लाइफ शुरू। और मैं रो रहा था। यहाँ पे लोकल में एक सेइंग है, कहावत है कि रोने वाले लड़कों को सच नहीं होते, तो जस्ट ड्रामा करते हैं। दैट्स व्हाट ही सेड। एंड आल्सो और एक बहुत गंभीर स्टेटमेंट उसने दिया कि बोला कि जब मैं मरूंगा, तुम्हारे चिता को मैं अपने बेटे से आग में नहीं लगवाऊंगा। वहां पे मैं कंप्लीटली टूट गया था। शादी क्यों करते हैं? ये परंपरा होती है, और बेटा बेटी होते हैं, उसके बाद एक इट्स अ पॉइस ऑब्लिगेशन। देयर आई हैव टू चॉइस, आइदर टू कमिट सुसाइड और विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। सो लकीली मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। आई विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, आई डिडंट विथड्रॉ फ्रॉम द लाइफ। और ये कब की बात है? मतलब बच्चा कितना बड़ा था? 1 साल का। तो वो जो आप 6 महीने के तक ही मिले, जो लास्ट आप मिले थे, उसके बाद और 6 महीने गुजर गए, आपने बच्चे को नहीं देखा। आई मीन आई एम नॉट अ फादर, सो आई कांट अंडरस्टैंड योर इमोशन बिकॉज यू हैव टू बी अ फादर फॉर इट। बट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स कि अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, और एक बाप का इमोशन माँ के इमोशन से कम होता नहीं है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सब माँ की बात करते हैं बट बाप का कोई बात नहीं करता। और बाप कितना तड़पता अपने बच्चे के लिए, वो भी एक सच्चाई है। उस टाइम पे आप अकेले थे, वाइफ नहीं थी, फैमिली नहीं थी, मैं बच्चा एक नहीं था। बात बोलना चाहता हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, माँ 9 महीने पेट में रखती है, बट बाप जो होता है ना, जिंदगी भर अपने कंधों पे लेके चलता बच्चे को लेके चलता है। है। दैट्स द ट्रेजर फादर इज ऑल अबाउट। आपने कभी ऐसा सोचा कि आप अगर और अच्छे बिहेवियर दिखाएंगे अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चे के लिए, अगर बच्चे को पाना है तो लेट्स बी नाइस टू माय वाइफ,
वो जो बोले एक्सेप्ट कर लेते हैं या पैसे दे देते हैं, जो चाहती है वो करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे फादर, एलियनेटेड फादर है ना, जो अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं और उनकी बीवी मिलने नहीं देती है, दे ट्राई टू बी वेरी नाइस। वो आउट ऑफ वे जा करके पैसे देते रहते हैं अपनी वाइफ को कि तेरे को इतना चाहिए पैसे महीने का, तू ले ले, बट मैं एक बार मेरे को बच्चे से मिलने दे दे। वो गिड़गिड़ाते हैं लिटरली। सो उनकी बीवियां क्या करती है, उनकी जो वाइफ है वो क्या करती है कि वो उसके अच्छेपन का और फायदा उठाती हैं। सो दे यूज दैट मनी अगेंस्ट देम ओनली। पैसे भी ले लेती है, मिलने भी नहीं देती, पपेट बना के रखती है। तो इमोशनल कंट्रोल और बढ़ जाता है पैसे देने। इफ यू बी रियली नाइस इन दिस सिनेरियो, तो ये नाइसनेस वाला काम नहीं आ रहा है, ये तो मैंने देखा है। आपने भी ट्राई किया था क्या? एक कोई ऐसा लाइफ का फेज था जहाँ पे यू रियली वांटेड एनीथिंग टू डू एनीथिंग? मैंने भी ऐसे ट्राई किया था, बदले में मुझे सेकंड दूसरा फॉरेन टेक हो गया था। फिर से एक केस डाल हाँ। दिया। कि नॉर्मली क्या होता है कि डीवीसी जो केसेस होते हैं, एक बार इंटरम मेंटेनेंस आ जाता है, फिर वो भूल जाते हैं, कोर्ट आना भूल जाते हैं। तो मुझे 2 साल तक ना अपने बेटे को देख पाया और एक सेकंड मैं रोकूंगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कोर्ट नहीं आती थी, नहीं, एक बार इंटरम मेंटेनेंस आ गया तो बाद में खत्म। और तो मेंटेनेंस तो मिलना शुरू हो गया, हाँ। तो फिर वो कोर्ट जाना बंद कर देते। आपका कोर्ट जाने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी था अपने बच्चे को लेके आई, लेके। ओ 2 साल तक नहीं किया है। और ताजुब की बात यह है कि मुझे तब पता चला कि जो जुडिशियल द जज इतना इनसेंसिटिव है, कंप्लीटली बायास्ड है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मैं कोर्ट ऑर्डर में हर एक डेट का क्या हुआ वो लिखते हैं, राइट। हर एक कोर्ट में 2 साल तक पीएनआर बोल के डॉकेट ऑर्डर होता है। पीएनआर का मतलब होता है पिटिशनर नॉट रेडी। देखो, पिटिशनर नॉट रेडी तुम तब बोला जा सकते हो जब पिटिशनर का रिप्रेजेंटेटिव द लॉयर आता है कोर्ट में, पेशी करता है और वो कुछ रीजन बोलता है कि पिटिशन नॉट रेडी, तब तुम लिखते हो पीएनआर। लेकिन यहाँ पे अपोजिट पार्टी का लॉयर ही भी नहीं है और कोई भी नहीं है। पिटिशनर भी नहीं। मुझे समझ में नहीं है कोर्ट सिस्टम ऐसा प्रोसेस को डिविएट कैसे हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली 3 हियरिंग्स के बाद अगर पिटिशनर कोर्ट नहीं आता, हाजिर नहीं होता, को डिसमिस कर देना चाहिए केस को। बट ऐसा मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। आप 498 की बात कर रहे हैं? डीवीसी के बारे में बोल, पीवीसी के बारे में। सो पीएनआर इट्स तो पीवीसी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस केस। ओके, तो क्यों करते हैं जज ऐसा, क्यों इनसेंसिटिव है? दे ऑलवेज हैज दिस assumption दैट औरत घर के बाहर दहलीज कदम तभी रखती है जब उनके प्रताड़ित होती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मानसिकता है जो जुडिशरी का, ये लोग सोचते हैं कि ये मेरी बच्ची है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो दे ऑलवेज बायस्ड इन फेवर ऑफ वुमेन। वुमेन। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और मैंने काउंसलिंग दिया है, पढ़ा हुआ मैंने बहुत सारे। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी जो है, पता चल जाता है, कंप्लेंट पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये केस फॉल्स केस है, ये केस टिकेगा कि नहीं टिकेगा। क्योंकि उन्होंने इन एंड आउट ये ऐसे देखते रहते हैं, उनको पता चल जाता है। पहले इनसे पता होता हाँ, है। चलता है ये, अरे ये केस नहीं चलेगा, बेचारी वो लड़की केस हार जाएगी, तो इसको हम क्या करते हैं, वो विल कॉर्नर द हस्बैंड एंड विल मेक दिस सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। Difficult for him। तो मैंने, और लॉयर्स भी, जो मेरे लॉयर थे, वो ही इज ऑल्सो इंसिस्टिंग दैट सेटल करो, आपका लॉयर? सेटल करो। तो एंड ही इज नॉट इवन क्वेश्चनिंग। बट सेटल करने के पीछे ये भी रीजन हो सकता है ना कि बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं, आपका केस फंसा रहेगा, आपको बार बार जाना पड़ेगा, बहुत लंबा खींच जाएगा। तो यही रीजन है या ये रीजन है कि वो मिला हुआ है एंड ही, और बिकॉज यू कैन बी यू। नहीं, मेरा लॉयर का ये कहना है कि लॉयर का ही नहीं, सबका, मेरे घर में जो लोग हैं, मेरे दीदी हैं जो ऑल्सो अक्यूज्ड हैं डीवीसी में, वो खुद बोलती है, सब लोग बोलते हैं। तो डीवीसी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। हस्बैंड विनिंग दिस केस इज रिमोट 0% है। चाहे वो गलती नहीं किया तो भी। तब मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो ये सकता है? आपको आपके लॉयर बता रहे थे? हाँ। तब मैंने सोचा कि अगर ये ऐसा है तो जिंदगी भर मैं ये बोझ लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने उसको रेप किया, वो एलिगेशन, मैंने ठीक है। तो मैंने इमीडिएटली जॉब रिजाइन कर दी और लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैंने पार्टी इन पर्सन में खुद लड़ाई करूंगा, क्योंकि इस तरह का लॉयर है तो केस तो आगे नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि वो खुद ही पहले ही गिव अप कर रहा है। ये आप कर रहा है। तो भाई ऐसे बेसिकली आपने लड़ने का सोचा, सोच सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने का हम्म। सोचा। इट वाज नॉट, द फाइट वाज नॉट अगेंस्ट जस्ट योर वाइफ, इट वाज अगेंस्ट द एंटायर सिस्टम। व्हाट यू आर सेइंग कि सारा सिस्टम ही आपके खिलाफ है, एक हस्बैंड के खिलाफ है, mindset of माय society. सोसाइटी। Another reason that I was always went to commit suicide because मेरे अपने खुद के लोग मुझे मोरल सपोर्ट देने के बजाय मेरे फीलिंग्स की कदर ना करते हुए बोल रहे हैं कि शेड्यूल कर दो केस। तो आपका जो सुसाइडल थॉट्स आ रहा था, हम्म। वो सिर्फ थॉट्स तक ही था या आपने कोशिश भी की? थी, कोशिश की थी, लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे कि एक आदमी कोई भी हो या लड़की हो लड़का हो, जिंदगी में तभी तरक्की करेगा जब अपने माँ बाप को इज्जत करेगा। तो मैं अपने बेटे के बारे में सोच रहा था कि अगर आगे जाके मेरा बेटा क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैं खुदकुशी कर लिया तो। आपका सुसाइडल केस में मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉन्शियसली यू वर एबल टू स्टॉप योरसेल्फ कि नहीं, बहुत चीज़ें आपने रैशनली सोची। और उस टाइम पे आपका क्या आप मेंटेनेंस भी दे रहे थे? हाँ। ओके, हाँ। ऑर्डर था 5,000 का। बट आप जॉब में नहीं थे, आपने कहा जॉब छोड़ दिया था। हाँ, फिर मतलब मेंटेनेंस आपको देना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जॉब, अगर हस्बैंड जॉब नहीं करता हो बेग बोरो स्टिल यू हैव टू गिव, दैट वाज किसी भी हाँ, अब बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जजेस फैमिली कोर्ट जज ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकते हैं, बेग बोरो स्टिल यू आपको देना पड़ेगा। इनिशियली 6 महीने तक महीने में एक बार मैं ट्रिप करता था बैंगलोर टू हैदराबाद, और उसके बाद और 6 महीने के बाद एवरी 14 डेज हियरिंग होता था। तो मैं सोचा कि बेटे को देखना भी मिलेगा और पैसे मेंटेनेंस का देना भी मिलेगा, लेकिन 2 साल तक वो आई नहीं। ओके। तो तब जाके मैंने एक बार मिलने के लिए ट्राई किया था, घर जाके बेटे से मिलने के लिए, वो अपने बर्थडे के ऊपर, मेरे बेटे के 3rd बर्थडे के लिए ट्राई कर रहा था, गया था। तो उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, अब्यूज़ किया, तो मैंने भाई चला गया। बाद में पता चला कि वो लोग 490 केस फाइल किया था, सेकंड 490 केस 2010 वो जून, जुलाई, अगस्त उस महीने में ऑल ओवर इंडिया में एक मीडिया में ये चल रहा था, बहुत सारे केसेस के चल रहे थे कि एनआरआई जो लड़के होते हैं, एनआरआई मैरिजेस फेल हो रहे हैं। तो हर एक चैनल एक-एक स्टोरी को लेके हाइलाइट कर रहे थे। ये चैनल एक है जिन लोगों ने मेरा केस मीडिया में डाल दिया कि एनआरआई यमुड़ो बोल के। 2 साल के बाद मैंने अपने बेटे को टीवी में देखा था। उसके बाद तो आप मतलब आपने तब तक 2 साल जब तक टीवी में नहीं देखा, अपने बच्चे को देखा ही नहीं था? हाँ, नहीं देखा। ओह! देखने के लिए कोशिश किया था 3rd बर्थडे, लेकिन 490 हो गया। तो जब भी आप उससे मिलने की कोशिश करते थे, आपके ऊपर एक और केस डाल देते थे। तो जब 490 डाला देन मैंने बंद कर दिया। तो अब मेरा ये है कि इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? मतलब दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर वाइफ, राइट? बच्चा क्या क्यों पिस रहा है? हर एक फादर का, नॉट ओनली मी, हर एक फादर का वो एक वीकनेस होता है, बच्चा इज़ अ वीकनेस। ओके। वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू कन्वर्ट दैट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। तो मैंने मेरे केस में मैंने उसको स्ट्रेंथ बना दिया। मेरा स्ट्रेंथ ये था, आगे जाके मेरा बेटा मुझे इज़्ज़त करे, मुझे गलत ना माने, इसके लिए मुझे केस लड़ना है। तो आई वाज़ फोकसिंग ऑन डीवीसी एंड 490 डे। आप एक एग्ज़ाम्पल भी सेट करना चाह रहे थे। हाँ, और मैं और ज़्यादा केसेस फाइल करेंगे तो और ज़्यादा ये हो जाएगा। तो लकीली 4 साल के बाद वो डीवीसी ऑर्डर आ गया। उसके भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि जज वाज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी एज़ अ पार्टी इन पर्सन। उसने एक्स पार्टी ऑर्डर भी डाल दिया था कि इवन दो आई एम देयर इन द कोर्ट, ही डिडंट इवन एक्सेप्टेड माय मेमो। बोला कि आपको लॉयर तो लेके आना ही पड़ेगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट पार्टी इन पर्सन बिकॉज़ दे डोंट लाइक आउट ऑफ द वे, ओह! राइट? सो अनकन्वेंशनल चीज़ उनको पसंद हाँ, नहीं, दैट्स सो नो, यू हैव टू हायर अ लॉयर। सो तो बट लीगली आप कर सकते हैं ना, यू आर अलाउड टू डू दिस। yes, party in person, but he cornered me, he forced me to hire a lawyer, to have a representative. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ रुकमा कि इसमें जज को क्या मिलता है? व्हाई ऐसा क्यों है? अब अभी मेरे कानून अंधा होता है, हाँ, यही सुने हैं ना? मेरे ये डीवीसी केस में जो जज थे वो मेल जज थे। उसी के अंडर में पूरा ट्रायल चला और 6 महीने तक उसने ऑर्डर नहीं दिया, और दिया भी नहीं, क्योंकि उसका ट्रांसफर होने वाला था। तो मुझे ये पता चला कि जज डज नॉट वांट टू डिसाइड ऑन माय केस,
he wanted to pass it on to the next judge. लंबा खींचना चाहता था। कंप्लीट ट्रायल हो गया एंड अच्छा, सिर्फ ऑर्डर बाकी था। ऑर्डर बाकी था, वो ऑर्डर के लिए फिर वो वर्बल आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए थे और ऑर्डर आपके फेवर में होगा ऑब्वियसली, राइट? तो ऑब्वियसली, वो लेकिन उसने नहीं दिया था। जो नया जज थी वो फीमेल जज थी। ट्रांसफर होने के बाद 2 महीने में मेरा फिर से फाइनल वर्बल आर्ग्यूमेंट्स फिर से, ऐसा हो सकता है? फिर से वो रीओपन कराया उसने? नहीं वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, नया जज है। ओके। सुनने के बाद जज ने डिसमिस कर दिया केस। आपका एक्विटल हो गया। हाँ, वो ये डीवीसी में एक्विटल नहीं बोलते, वो केस डिसमिस डिसमिस बोलते हैं। ओके। क्रिमिनल केस में एक्विटल बोलते हैं, डीवीसी में डिसमिस हो गया केस बिकॉज शी डिडंट प्रूव एनी एलिगेशंस। बट तो ये इसका मतलब ये है कि केस डिसमिस का क्या बोल सकते हैं? फॉल्स एलिगेशंस था, तभी तो केस डिसमिस। नहीं, यही तो हमारे जुडिशरी में यही एक लूपहोल है। ओह, लूपहोल ये है, हर एक केस जो हस्बैंड जीतता है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की फॉल्स केस फाइल किया है। अगर मैं लीगल में बताऊं कि डीवीसी में कंप्लेनेंट एंड डिफेंडेंट बोलते हैं। जो डिफेंडेंट है उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ, नॉट टू एस्टैब्लिश दैट शी इज फॉल्स, शी इज दैट इज अ फॉल्स केस, नो, वो अलग केस हो जाएगा। तो नॉर्मली जुडिशरी क्या करती है कि ये डिसमिस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की गलत है, लड़की ने फॉल्स केस फाइल किया, ये नहीं। इसका मतलब ये है शायद एलिगेशन सही होगा लेकिन पक्का सबूत नहीं मिल पा रहा। नहीं एक एस्टैब्लिश नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने पर्जरी फाइल किया था। ओके, ठीक है, उसमें और केस के कॉम्प्लिकेशन नहीं घुसेंगे। ओके, विल कम आउट ऑफ इट नाउ अगेन गोइंग बैक टू योर चाइल्ड। ठीक है, तो अब आपने 2 साल हो गए बच्चे से मिले नहीं आप, और आपका बच्चा स्कूल जाने लग गया होगा। हाँ, मुझे एक चीज़ बताइए रुकमा, कि क्या लॉ ये बोलता है कि आप, लॉ तो आपने जैसे शुरू में बताया कि लॉ आपको रोक नहीं सकता है कि आप मिल नहीं सकते हैं, बाप नहीं मिलता है, शायद ये डर होता है कि कोई केस डाल दे या कुछ ये हो जाए। अगर आप अपने बच्चे से मिल भी लेते हैं बिना उसकी माँ के परमिशन के बिना, हाँ, इज इट अ क्राइम? नहीं, So you are legally, you can meet your friend, मिल सकते हैं कहीं भी। तो आपने कोशिश की? हाँ की। मिले आप? जो वॉचमैन होते हैं स्कूल का गेट वाला, उसने मुझे भेजा ही नहीं दी। He didn't even allow me inside. स्कूल में? नहीं। ओके। तो immediately they called his mother and his mother, she stays तो ये right पूरी at सेटिंग the house. कर रखी थी सबसे? हाँ, बोल के रखी होती थी। At least आपके एक बच्चा को उस टाइम तक पहचानता था, जानता था? नहीं। कभी ऐसा हुआ मोमेंट कि आपको पापा बोला हो? नहीं, क्या आज तक नहीं बोला। तेलुगु में क्या बोलते हैं बाप को? नाना, नाना। आपने अपने बच्चे को मुझे कभी नाना सुना ही नहीं? नहीं। नेवर एवर? ये कोविड के टाइम पे एक बार मुझे सुपरमार्केट में दिखाई दिया था, तो ऐसे ही मतलब सामने अचानक आ गया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, वो मुझे जानता भी नहीं है, वो मुझे पहचानता भी नहीं है। बस मैं ऐसे ही चॉकलेट देने के लिए कोशिश किया था सुपरमार्केट में। आपकी फोटो देखी है उसमें? आपके बच्चे ने आपको कभी देखा है? नहीं, जब से वो पैदा हुआ, अभी कितने साल का है वो? अभी वो 14 14 साल का? जब 2021 फरवरी में जब मैं सुपरमार्केट में मिला था, तब उसको पता चला कि मैं उसका बाप हूँ। 10 साल में पहली बार वो अपने बाप को देखा? हाँ, तो फर्स्ट थिंग दैट उसने मुझसे ये किया कि हु आर यू, ये मुझसे पूछा था। ये सिनेरियो ये जो बताइए एक बार, मैं जानना चाहता कि आप उसको मॉल में मिले, हाँ, वो आपको सुपरमार्केट में घर को मार्केट में मिले, आपने प्लान किया था मिलने का या आउट ऑफ नहीं, he used to stay in the same colony. सेम? अच्छा, एक ही कॉलोनी में रहते थे आपका बच्चा? ये आपको, उसको पता नहीं था कि आप उसी कॉलोनी में रहते? उसका बाप, नहीं मान, उसको ये पता है उसका बाप है, जिंदा है? नहीं तब तक नहीं। आपको नॉलेज नहीं है इस चीज का? मतलब उसके अंदर ये भी इंप्रेशन हो सकता है उसकी माँ ने फीड किया होगा कि तुम्हारा बाप मर गया हो या कुछ। पता नहीं। ओह माय गॉड। तो सुपरमार्केट में आप मिले और उसके आपने कैसे इंट्रोड्यूस किया? मैं ऐसे इंटरेस्ट कुछ नहीं किया, मैंने चॉकलेट देने की कोशिश कर रहा था, अपनी माँ के साथ था वो? मदर इन लॉ के साथ था। तो जाके बोल रहा था दादी माँ देखो कोई मेरे को चॉकलेट दे रहा है। तब मेरी दादी माँ ने बोला कि ये तुम्हारा डैड है। दादी माँ ने बोला था? हाँ। फिर? तो बोला जाओ गो एंड टॉक, पापा से बात करो, उसने बोला था। लेकिन वो इंसिस्ट कर रहा नहीं करूँगा, बट बाद में उसने तो मेरे पास आके मेरे को पूछ रहा था कि वो आ रही हो बोल के मेरे को पूछा था। मैंने बोला कि
मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, तुम पहले ये बताओ तुम्हारा पापा का नाम क्या है। जब मैं वो क्वेश्चन का आंसर जो फॉर द टाइम वाज मेरा पूरा दिल धड़क रहा था, वो क्या बोले कि मेरा नाम लेगा कि तू कोई पता नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं, उसने मेरा नाम लिया था। लिया। हाँ, वो उसका जवाब में मैंने बोला कि मैं ब्रह्मचारी हूँ बोल के मैं अपना नाम बोल रहा था, तो बेचारा थोड़ा घबरा गया और अपने घर भागा। उसके अंदर वो इमोशन नहीं है कि मेरे सामने फादर है। भाई भाग गया, जस्ट took a turn and just ran very fast towards his house. बाद में मुझे एक बार कोविड के बाद मैं वापस आ गया हैदराबाद को, तब सडनली मैंने एक बार देखा था कि स्कूल यूनिफॉर्म बस से उतर के जा रहा था, घर जा रहा था। मेरे फादर इन लॉ उसके साथ थे। उसने बोला कि क्यों देख रहे हो? आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसका ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म देख के मैं ट्राइंग टू फिगर आउट व्हिच स्कूल ही इज स्टडीइंग बोल के। उसका स्कूल यूनिफॉर्म को बैच होता है, तो आई ट्राइंग टू रीड इट आउट, सो माय फादर इन लॉ ऑब्जेक्टेड टू इट। हु आर यू? व्हाई आर यू सीइंग लाइक दिस? डोंट सी लाइक दिस। आई सेड ही इज माय सन। बट बाद में अगेन देन ही सॉ मी सेकंड टाइम, एंड देन आई रेगुलरली सी हिम। दूर से। हाँ, वो मेरे घर के पास जो बस स्टॉप है, वो एवरीडे 8 बजे स्कूल जाता है बस छोड़ के, और 4 बजे वापस वापस आता है। तो मैं देखता रहता हूँ उसे, मैं ट्राई टू टॉक टू हिम, लेकिन उसका अभी कंप्लीटली ब्रेन वॉश हो गया उसका। ओ, तो वो आपसे इसलिए नहीं बात कर रहा था क्योंकि आपके खिलाफ कुछ हो रहा। पता नहीं, वो कभी भी आपसे इमोशनली रिएक्ट नहीं नहीं, होता था। मैं बात नहीं connect- कोई इंटरेस्ट नहीं था उसका आपसे बात करने में। एक बार उसके स्कूल तक गया था। और वी आर टॉकिंग अबाउट प्री टीन किड, लाइक छोटा बच्चा भी नहीं, 10-11 साल का बच्चा। 7th क्लास, अच्छा, 7th क्लास राइट। 2020 के बारे में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो यानी मतलब लगभग 2 साल पहले, 11-12 साल का। 4 years। ओके, सो यू कैन टेक मेक नहीं, वो फेड अप, वो बार-बार मैं फॉलो कर रहा था उसको, वो फेड अप हो गया, वो गुस्सा आ गया उसको, और उसी टाइम पे उसके स्कूल के बगल में पुलिस वैन का पेट्रोलिंग चल रहा था। उन लोगों को वापस जाके, भैया कोई है किडनैपर मेरे को फॉलो कर रहा है। तो बच्चे ने अपने बाप को बोला कि वो किडनैप को फॉलो कर। तो और अब पुलिस वाले मेरे को पूछ रहे, भाई क्या कर रहे हो, कौन है आप? सर मैं, ये मेरा आईडी कार्ड है, ये मेरा बच्चा है। तो ठीक है, उसने तो कुछ किया नहीं, छोड़ दिया मेरे को। तब से देन आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम। आपको क्या इमोशन रहा उस टाइम पे? क्या आपको गुस्सा आया या बुरा लगा, कैसा था, फीलिंग क्या थी? मैं एक्चुअली, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम कस्टडी केस फाइल करो, तुम्हारा डाइवोर्स भी हो गया, सब हो गया, केस फाइल करो, लेकिन अच्छा, आपका डाइवोर्स उस समय हो चुका था हाँ, और आपने कोई कस्टडी फाइल नहीं किया था? मुझे जब ये पता चला कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन ऑल दिस इयर्स, वो कोर्ट को भी नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि अ, हमारे दोनों के बीच में मेरा बेटा क्यों पिस जाए, और वो कोर्ट के चक्कर में इमोशनली ये हो जाता है। तो मैंने सोचा कि लेट्स नॉट ड्रैग हिम टू द लीगल बैटल लीगल बैटल्स, क्योंकि जितना मैं ट्राई करूँ ना, उतना ज़्यादा उसको ब्रेन वॉश करेंगे वो। करेंगे। लेकिन अभी मुझे पता चला कि उसको ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो गया। अगर मैं कस्टडी केस, विजिटेशन राइट्स अगर फाइल करूँगा, मुझे सोचा कि लेट्स ग्रो हिम अप। जब वो बड़ा हो जाएगा, देन आई विल स्पीक टू हिम लाइक वन मैन टॉकिंग टू अनदर मैन। एक मर्द दूसरे मर्द से जैसे बात करेगा, तब तब मैं उससे बात करूँगा। तो बट तब तक वो तो पूरा ब्रेन वॉश करके उसका पूरा। हाँ, आज नहीं तो कल उसको हो जाएगा। अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या सोचता है आपके बारे में? पिछले 3-4 इंस्टेंसेस में आई स्टॉप्ड अप्रोचिंग हिम। अभी वो मुझे छुप-छुप के मुझे देखता रहता है। ओके। अच्छा, वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब बच्चे से मिलने के लिए और उससे बाप को एज अ फादर ज़्यादा होप नहीं है। नहीं, जो माँ है और जो डिस्प्यूट है, जो माँ के साइड के लोग हैं, उसको एज अ टूल और एज अ वेपन यूज़ करते हैं। पहला तो उसको ब्रेन वॉश कर देते हैं बाप के खिलाफ, इमोशनली साइकोलॉजिकली वो जो पत्ता है वो काट देते हैं। हाँ, क्योंकि ठीक है, इसमें यही हुआ। यही कमज़ोरी होती है ना पिताजी बाप का, वो कि बच्चा ही कमज़ोरी होती है। उसी कमज़ोरी के ऊपर दे ट्राई टू मनमानी करते रहते हैं कि पैसा पता नहीं क्या-क्या, और केसेस फाइल करते हैं। तो मैंने क्या किया, उसी कमज़ोरी को मैंने स्ट्रेंथ में बदल दिया। देखो, अभी अभी
मैं जितना बोल रहा हूँ आसानी से, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। तो इमोशनल ट्रॉमा में जाना पड़ता है। शायद आई एम लकी दैट बाय प्रोफेशन आई एम आईटी सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो जो रिस्क मैनेजमेंट जब फ्रेमवर्क होता है, द कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैंने वही फ्रेमवर्क मैं अपने लाइफ में अप्लाई किया है। तो जिस तरह रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क एपिटाइट होता है, ऐसे ही इमोशनल एपिटाइट होना है। तो हर एक फादर को मैं यही बोलता हूँ, आप अपना इमोशनल एपिटाइट को समझिए। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब, इमोशनल एपिटाइट का मतलब है आप कितना पेन ले सकते हो। ओके। तो कस्टडी, विजिटेशन, उतना पेन से मैं जाना नहीं चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो कस्टडी और विजिटेशन परस्यू नहीं करूँगा। तो बेसिकली आप अपने बच्चे से भी विथड्रॉ कर रहे थे? हाँ। ओह! इज़ इट पॉसिबल? हाँ, एज़ अ व्हाई नॉट? फादर अपने बच्चे से विथड्रॉ कर लेना, इमोशनली डिटैच कर लेना? अब सी, अभी मेरे पास 2 रास्ते हैं। शुड आई विथड्रॉ फ्रॉम माय लाइफ और शुड आई विथड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम माय सन? ओके, तो आपने You दूसरा tell me what should I choose? I choose the second. I withdraw from the society. I withdraw from the so-called societal norms जो हैं, शादी वगैरह व relationships। तो मैंने वो उससे मैंने withdraw कर दिया है। तो बच Otherwise I wouldn't have survived। तो बेसिकली हमें हमेशा यही कहा जाता है कि बच्चा माँ-बाप का सब कुछ होता है, ज़िंदगी होती है। हाँ, लेकिन अभी उसकी माँ ने तो प्रण लिया है कि शपथ खाई है कि मेरा अंतिम संस्कार नहीं करवाएगी, तो क्या फ़ायदा? तो आपने एक ज़िंदगी ढूँढ ली बच्चे के अलावा, हाँ। कि इट इज़ नॉट कि बच्चा ही सब कुछ होता है, ज़िंदगी का एक छोटा-सा हिस्सा है, बट ज़िंदगी उससे कहीं बड़ी होती है। मेरा इमोशनल एपेटाइट उसकी इजाज़त नहीं देती। आई कैन नॉट फेस इट बिकॉज़ देयर इज़ नो लीगल सपोर्ट सिस्टम। देयर इज़ नो सिस्टम व्हिच कैन हेल्प होपलेस हो गए आप। होपलेस। मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ ना कि देयर आर एन नंबर ऑफ कस्टडी ऑर्डर्स फादर्स के पास हैं, बट फिर भी दे कांट एग्जीक्यूट इट। वो तो कस्टडी लेना कितना मुश्किल होता है बच्चे का? ऑर्डर तो मिल जाएगा आपको, ऑर्डर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? ओके, तो ये मुश्किल नहीं है एटलीस्ट कि हाँ, कस्टडी मिल सकता है, विजिटेशन भी मिल सकता है। लेकिन क्या है ना, विजिटेशन क्या होता है? 1 घंटे का, 2 घंटे का, वो भी नसीब नहीं होता है। उसमें वो क्या करते हैं, मना करते हैं? जज पूछती है, भैया आपकी बेटी, अब बेटा कहाँ है? आप विजिटेशन का वो 2 घंटे का कोर्ट, क्योंकि हियरिंग में ही उसका विजिटेशन होता है, राइट? विजिटेशन मतलब बाहर ही मिल सकते, मॉल में, कैफे? आजकल के फैमिली कोर्ट में ना चिल्ड्रंस प्ले एरिया होता है, तो आजकल वहीं पे होता है एक्चुअली। नॉट ऑल फैमिली कोर्ट्स, मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ना फैमिली कोर्ट्स में ना एक एरिया रहता है जहाँ पे वेयर फादर एंड चिल्ड्रन कैन। मुझे विजिटेशन का मतलब ये समझ में आ रहा था कि आप बच्चा मतलब बाप जो है अपने बच्चे से बाहर भी मिल सकता है, लेकिन अगर केसेस नहीं है, कोर्ट हियरिंग्स नहीं है, ओह! नॉर्मली क्या होता है, हर तो एक एक फादर होता है, वो ऐसे ही पूछता है एवरी सैटरडे संडे। हाँ। लेकिन अपोजिट पार्टी जो है, नहीं नहीं हो सकता, वी कांट अकोमोडेट, हमारा कुछ अगर अलग टाइमलाइन होता है, हमारा अदर एंगेजमेंट्स होते हैं, हम टाइम नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट। सो जज क्या करता है, एटलीस्ट एवरी मंथ से वीक कोर्ट को आते हो ना, अपने बेटे को भी लेके आओ या बच्चे को भी लेके आओ। लेकिन उस टाइम पे भी ना, बेटी स्कूल गई है, बहन बीमार हो गई है। बहाने मारते हैं। ओके। मैंने खुद देखा है, फैमिली कोर्ट में जाता रहता हूँ, बार-बार मना कर देती है। एक बार जज को भी गुस्सा आ गया था। 2 महीने से लास्ट 3 महीने में 10 हियरिंग हो गए हैं, तुमने एक बार भी बेटे को लेके नहीं आया, तुम लेके आओ बेटे को अभी। नहीं मैडम, वो फीवर से वो बेड रिडन है। बट मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बेटे को लेके आओ, बच्चे डैड को दिखा लो। तो ठीक है, चलिए विजिटेशन नहीं मिल रहा, कस्टडी फिर भी जीता जा सकता है, फादर को कस्टडी से मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि ब्रेन वॉश किया जाता है और बच्चा मना कर देता है, नहीं मुझे नहीं जाना है। तो इवन कस्टडी लीगली वो जीत गया है, वो बच्चे का कस्टडी बाप के पास है, लेकिन बच्चा नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो बचपन से साथ में माँ के है, तो उसके पास बहुत वक्त था उसको ब्रेन वॉश करने का, तो ब्रेन वॉश हो गया। अब बच्चे ने मना कर दिया है, तो आप तो उसको लेके जा नहीं सकते फोर्सफुली। ओह, दिस इज वेरी क्लासिक। हाँ, ये भी ऐसे ऑप्शंस हैं, इंस्टेंसेस हैं, बच्चा जाना चाहता है बट माँ अवॉइड कर देती है या कंप्लीटली छुपा देते हैं। बच्चों को छुपा देती हैं, तो आप कर रहे हैं कि कस्टडी जीतना ही काफी नहीं है, मोर ऑफ एग्जीक्यूशन द साइकोलॉजिकल उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, नहीं होता है और बच्चा पिस जाता है बीच में, और बच्चा का वो लाइफ बिकॉज उसका ब्रेन वॉश किया जाता है।
तो आपने डिसाइड किया कि आप, बिकॉज़ मुझे ऐसा आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सारी चीज़ें का पता होगा पहले से, और आल्सो यू वांटेड टू सेफगार्ड योरसेल्फ एंड योर किड कि वो इसे ना इन सब चीज़ों में। ऐसा फिर टोल्ड ये आपने नहीं, मैंने बोला कि उतना पेन मैं नहीं ले सकता। तो आपने खुद को प्रायोरिटी दिया, हाँ। अपनी लाइफ़ को, अपने पीसफुलनेस को। वॉव! बट इतना उतना आसान नहीं है, कैसे किया आपने? बहुत मुश्किल है। आई स्टार्टेड आइसोलेटिंग माई सेल्फ, बस अपना करियर पे फोकस किया था और अ, अपना नया गाड़ी खरीदा, नया घर बनाया और अपने करियर में आई वाज मूविंग फॉरवर्ड इन माय करियर और आई ट्राइड टू मूव आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, जैसा डांस सीख लिया और सी हर एक का हाउ डू वी एड्रेस डिप्रेशन, हर एक हाँ इंडिविजुअल अलग होता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन अलग होता है, हर एक बंदे का हर एक यू नीड टू फिगर आउट फाइंड आउट द वे। कुछ लोगों को योगा इज लाइक अ डिस्ट्रेस, कुछ लोगों को डांस, कुछ लोगों को खाना पकाना, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं वेयर यू नो वे टू हैंडल द डिप्रेशन, coming out of the comfort zone. It's all on the choice you make. I made a choice that I will not harm myself further. I will love myself more than Anything else? anything else. See, if you don't love yourself, दूसरे लोग तुमको नहीं प्यार करेंगे। प्यार नहीं करते। तो एक तेलुगु में एक सेइंग है, तप्पिंచుకు తిరుగువాడే తథ్యము సుమతి। मीन्स दैट the person who escape from bad situations is the best person. So I avoid। You don't have to fight every battle. देखो वेरी सिंपल है, चीज़ें दो तरह की चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसको पकड़ के बैठोगे तो इट विल exhaust you, it will put a lot of pressure on you, it will consume all your resources physically and mentally. So don't focus on those things where you don't have control. So what you have in your control, my thoughts, the choice I make, and my present time, my present and my future. पास में तो कुछ नहीं कर सकता, दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल, जो सो हो गया। तो उस towards that direction, the first thing that I did is I have forgiven my wife. तो मैं अपने वाइफ को माफ कर दिया। It doesn't mean I'll go and approach her, नहीं। I have forgiven her, but I have not forgotten. Forgotten things, okay. तो वही, तो that's for my own mental peace. Peace, okay. अगर आपके सिचुएशन में कोई फादर हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहा है या केसेस नहीं भी चल रहा, जो एलियनेटेड है, जो सेपरेटेड अपनी वाइफ से और बच्चे से, तो आपका पहला सजेशन है कि अपनी बीवी को माफ करो, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए छोड़ दो, Because लेट इट गो यूएसए। हाँ, अगर तुम अपने ग्लास में अगर तुमको अच्छा पानी भरोगे तो और यू कैन ड्रिंक, अगर तुम खराब पानी डालोगे तो यू कांट ड्रिंक। बट आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट सेइंग कि डोंट फाइट द केसेस, अगर केसेस तो आप लड़ो एज अ कर्मा की तरह। प्रूव योरसेल्फ, प्रूव योर इनोसेंस। जैसे आपने बोला कि यू वांटेड टू सेट एन एग्जांपल टू योर किड आल्सो कि तुम्हारा बाप गलत नहीं। हाँ, कल आगे जाके हम रिकॉर्ड चेक करेगा, कोर्ट का पूरा डॉक्यूमेंट्स मैंने मुझे मालूम है ये एक दिन आएगा, इसलिए मैंने कोर्ट से पूरा डॉक्यूमेंट 2-3 सेट्स मैंने, हर एक क्रॉस एग्जामिनेशन का होता है, हर एक डेट का पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका एक कॉपी निकाल कर रखा है जिसमें क्लियरली बताया है कि कौन गलत है कौन सही है। तो वो बड़ा होगा तो डेफिनेटली ही विल फिगर आउट क्या मेरा डैड किस तरह का आदमी है। तो एटलीस्ट आई नो दैट आई एम श्योर दैट ही विल फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज माय फादर इज। सो तब जाके मैं उसके सामने ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो देखेगा। मतलब बेसिकली यू फाइट योर बैटल विद डिटैचमेंट, कर्म और धर्म के लिए युद्ध करो, जो गीता में भी बोला गया। और बच्चे से भी डिटैच हुआ जा सकता है, व्हाट यू सेइंग, एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, खुद के मेंटल पीस के लिए, पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, लुकिंग एट लाइफ कि भाई जीवन
हमसे ही शुरू होता है, हमारे अंदर से शुरू होता है, फिर इट गोज़ आउटवर्ड। तो बच्चे से और हर चीज़ सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होकर के खुद पे ध्यान रखना है। मेरा दूसरा और ये कंक्लूडिंग सवाल ये है कि किसी ने शादी कर ली, लड़का-लड़की, और दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। हुँ। पता तो चल जाता है कि भाई ये शादी टिकने नहीं वाली है, खराब है। क्या और सोसाइटी प्रेशर डाल रही है, माँ-बाप प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चा पैदा कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ है। हाँ। आपका क्या सजेशन है? उनको क्या बच्चे के लिए जाना चाहिए? नोइंग द फैक्ट कि ये शादी बहुत गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, बच्चा होता क्या होता है मालूम है कि अ, वाइफ़ मदर सोचती है कि अच्छा बच्चा हो गया, आई कैन यूज़ हिम एज़ दिस एज़ हिज़ वीकनेस। बच्चे के शोल्डर पे बंदूक रख के गोलियाँ चला देते वेपनाइज़ कर हैं। हाँ, देते हैं। वेपनाइज़ कर देते हैं। तो तो दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। ओके, देन यू शुड नेवर, नो। व्हेन यू नो दैट थिंग्स आर नॉट राइट, तो एक और ज़िंदगी क्यों खराब करनी? बच्चा पैदा ही मत करो। और आई थिंक अगर आप बच्चे पैदा नहीं करते हो और केसेस आपके ऊपर आते हैं, तो इट विल बी मोर ईज़ियर फॉर द हस्बैंड, फॉर द मैन टू फाइट, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन नहीं है बच्चे का, वो एक्स्ट्रा हुँ। इमोशन अटैच नहीं होता। सो कंसिडर योरसेल्फ लकी अगर बच्चा नहीं है और आपके ऊपर केसेस है तो। और अगर बच्चा है भी तो फिर रुकमा जी ने जो चीज़ें बोली है कि भाई अपने ऊपर ध्यान रखें, अपने को सबसे पहले रखें, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन तेरी मेरी थैंक कहानी। यू।